नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशाओं के बारे में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की धार्मिक दशाओं के बारे में प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। हिस्ट्री के इस चैप्टर को बड़े मज़ेदारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेस सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अध्ययन से संबंधित एजुकेशनल वीडियो आप रोज प्राप्त करें। तो विदाउट टाइम वेस्ट मैं सुस्वागतम करता हूं आपका अपनी खुद की क्लासेज में। और हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। ये दोनों ही समय हर प्रश्न उत्तर में पूछे गए, कई कंपटीशन में आए हैं, इसलिए मैंने दोनों समय को यहाँ लिखा है। इसके बाद में मैं ये बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में ही आर्य लोग भारत में आए। आर्य लोग जो भारत में आए उनके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं कि मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो आर्य लोग हैं वो तिब्बत से आए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का भारत में आगमन सप्त सैंधव क्षेत्र से हुआ है। सप्त सैंधव क्षेत्र से हुआ है, जबकि आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम आकर के कहाँ बसे? इसका सही उत्तर है पंजाब में। पंजाब या अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा था। आर्यों का जो मूल निवास स्थान माना गया है वो है दक्षिणी रूस। सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा है। और जो आर्यों ने जो सभ्यता स्थापित की वो वैदिक सभ्यता है, जो कि अपने आप में ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है। तो इस प्रकार इस जगह से आपको कई क्वेश्चन मिल रहे हैं कि कौन आर्य लोग कहाँ से आए। आर्य लोगों के संबंध में जो मत हैं उन मतों के बारे में यहाँ बताया गया है। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें राजनीतिक दशा कैसी थी। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई परिवार कहलाती थी। आज भी परिवार ही है। आप परिवार का अर्थ समझ रहे हैं, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई। यदि कई परिवारों को मिला दें तो कुल, लेकिन उस समय कहते थे कुल, केवल प शब्द बढ़ जाता है। आर्यों का जो राजनीतिक संगठन था उसे हम जन कहते थे। जन का आशय आप इस प्रकार से समझ लें, जैसे कि राजस्थान में मान लीजिए इस समय 33 जिले हैं, तो एक एक जिला एक एक प्रकार का जन है। उस समय में राजनीतिक संगठन की दृष्टि से आर्यों का जो राजनीतिक संगठन था वो जन कहलाता था। और ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया है, पूछा गया है कई बार। 5 जन थे। उस समय पर केवल 5 ही जन थे, जिनके नाम है अणु, द्रहयु, यदु, तुर्बस और पुरु। प्रत्येक जन का एक राजा हुआ करता था। ऋग्वेद में या वैदिक काल के समय जो राजा को हम गोपा भी कहते थे। और प्रत्येक राजा अर्थात गोपा की एक प्रधान रानी होती थी, जिसे हम महिषी बोलते हैं, महिषी। ऋग्वेद में जो कर लिया जाता था, जो जनता कर देती थी, उसे हम भाग या बलि के नाम से जानते हैं। मैं एक खास बात बता दूं कि ऋग्वेद में जो राजा या गोप होता था उसको चुनने के लिए दो संस्थाएं होती थीं। उनमें कोई भी वो जो दोनों संस्थाएं थीं उनके नाम अभी आपको बताऊंगा, सभा व समिति हैं उनके नाम। लेकिन ऋग्वेद में राजा का चयन व्यक्ति की योग्यता पर और सभा और समिति की अनुशंसा पर निर्भर करता था। उनका उस समय पद कोई भी वंशानुगत नहीं था। जैसे कि सभा और समिति, ये दो ऐसी वैदिक कालीन संस्थाएं हैं जो कि राजा का चयन करती थी। सभा उच्च समिति है, और उच्च समिति है सभा, और समिति
प्रजा के लिए बनाई गई समिति है। दोनों का काम राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना है। उस समय गायों की बड़ी कीमत थी वैदिक काल के समय, इसलिए वैदिक काल में एक पद और विकसित हुआ जिसे हम सतदाय भी बोलते हैं, यानी जिसकी जान की कीमत 100 गाय के बराबर हो। उस समय भी वैदिक काल के अंदर एक न्यायाधीश होता था जिसे हम शतदाय बोलते हैं। वो वहां पर जैसे आज की तारीख में हम किसी भी व्यक्ति को जमानत के रूप में रुपए लेके जाते हैं ना, उस समय वैदिक काल के टाइम पे रुपए की जगह 100 गायों की कीमत ली जाती थी। तो वो जो अधिकारी था उसे हम शतदाय बोलते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम जिस कबीले का नाम उल्लेख हुआ है वो है भरत कबीला। वहां पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ है वैदिक काल में ऋग्वेद के टाइम पे, जिसे हम दासरग्य युद्ध भी कहते हैं या 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं, जो कि आर्य और अनार्यों के बीच लड़ा गया है। आर्य राजा सुदास थे जबकि अनार्य राजा मैद के बीच में लड़ा गया है। वैदिक काल के समय में एक दुर्ग को गिराने वाला एक इंजन कई बार पूछा गया है जिसका नाम है पुरचरिशन। यदि आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो वहां पर इस इंजन को दिखाया भी गया है दोस्तों। देखिए ऋग्वेद का धार्मिक जीवन के बारे में बता दूं कि वैदिक काल या ऋग्वेद के समय जो मुख्य पूजा होती थी वो थी प्रकृति पूजा थी। इसको बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी गलत कर जाते हैं कि मैं आपको ऑप्शन दूं कि साहब वैदिक काल या ऋग्वेद के समय मुख्य देवता कौन था, इंद्र दे दिया, वरुण दे दिया, प्रकृति पूजा, विष्णु दे दिया, तो आप पता नहीं कहाँ का टिक लगाओगे। लेकिन सही उत्तर है प्रकृति पूजा। ऋग्वेद के समय अनेकेश्वरवाद की भी धारणा प्रचलित हो गई थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र बताए गए हैं वो देवता इंद्र के लिए हैं, और इंद्र के बाद में सर्वाधिक जो मंत्र हैं वो अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद में धर्म का अध्यक्ष भी अग्नि को ही कहा गया है। आर्यों ने सर्वप्रथम पृथ्वी और आकाश की उपासना की है। यहाँ कंफ्यूजिंग है पर पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आर्यों ने सर्वप्रथम किस देवी देवता की उपासना की, तो सही उत्तर है पृथ्वी और आकाश की। ऋग्वेद में ऋतु का संचालक जिस देवता को कहा गया है वो है वरुण। और 2012 की सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, सही उत्तर है आपका सविता देवी को। वैदिक काल के अंतरिक्ष देवताओं के नाम बताएं। इंद्र और रुद्र। और ऋग्वेद का सबसे शक्तिशाली देवता, पावरफुल देवता है इंद्र। यहाँ पर दो चीजें और बताई गई हैं कि वर्षा का देवता तो इंद्र है जबकि जल का देवता वैदिक काल में वरुण को कहा गया है। दोनों में डिफरेंट, लेकिन याद रखें मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है जो भी मुझे इस समय पढ़ रहे हैं उन सभी मेरे फ्रेंड्स से, मेरे सभी भाइयों से, हिंदुस्तानियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया दोस्तों पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठिए और जो मैं चीजें पढ़ाऊं उनको बड़ी ध्यानपूर्वक सुने और उसकी व्याख्या को भी समझने का प्रयास करें। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में दो ही वर्ण थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि वैदिक काल के वर्णों के नाम बताएं। तो वैदिक काल में वर्ण थे, वर्ण तो थे लेकिन दो वर्ण थे। एक को हम आर्य बोलते थे जो गोरे रंग के थे, दूसरों को हम दास काले रंग के वर्ण के नाम से जाने जाते थे। जबकि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये वैदिक काल के अंदर वर्ण नहीं थे बल्कि वर्ग थे। क्या थे ये? वर्ग। दोनों लाइनों में अंतर है। वर्ण क्या थे वो समझ लें और वर्ग क्या थे वो भी आप समझ लें। वैदिक काल में अमाजु को पूछा गया है कि अमाजु क्या था। आजीवन वो स्त्रियां जो विवाह नहीं करती उनको हम अमाजु कहते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्री को संपत्ति और राजनीति में अधिकार नहीं था। बहुत कंसेप्टपूर्ण बात कि वैदिक काल के अंतर्गत स्त्री को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और राजनीति में भी अधिकार नहीं था। लेकिन वैदिक काल में स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का जरूर अधिकार था। ये प्रश्न वहां पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं, आप बड़े ढंग से पढ़ें इस चीज को कि वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां उस समय की बहुत
इंटेलिजेंट महिलाएं कौन थी? वो थी लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्पला। वैदिक काल में और कौन सी विशेषताएं थी, मैं बता दूं कि उस समय अंतर जातीय विवाह भी होते थे। एक जाति से दूसरी जाति में भी विवाह होते थे, लेकिन सती प्रथा और बाल विवाह नहीं होते थे, ये भी पूछा गया है। लेकिन नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा का मतलब है जिस विवाहित स्त्री का पति खत्म हो जाए तो वो अपने पारिवारिक जीवन में संतान सुख की प्राप्ति के लिए अपने देवर या पारिवारिक जन से संतान का सुख प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार की जो प्रथा है वो है नियोग प्रथा। महाभारत को देखें, विचित्रवीर और चित्रांगद भी इसी प्रकार नियोग प्रथा से ही उत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में विवाह के नियम जारी कर दिए थे कि विवाह किस प्रकार से, किन वर्गों में, किन वर्णों में होगा, और जिन्होंने जारी किए उनका नाम था दीर्घा ऋषि। वैदिक काल की जो मुख्य संपत्ति है, ऋग्वैदिक काल की मुख्य संपत्ति गाय है, और ऋग्वैदिक काल में जो ज्यादातर युद्ध लड़े गए हैं उसका कारण भी गाय है। अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ लें कि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की एक खास विशेषता और यह है कि इस वैदिक उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृद भांड स्थल भी कहते हैं। यहाँ जो बर्तन पाए गए हैं उत्तर वैदिक काल में वो पेंटिंग से युक्त हैं, इसलिए उनको चित्रित धूसर मृद भांड भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में एक जगह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में खोजी गई है। वहां पर सर्वाधिक लोहे के अस्त्र शस्त्र खोजे गए हैं। उस जगह का नाम है अतिरंज खेड़ा। पूछा गया है कि अतिरंज खेड़ा क्यों प्रसिद्ध है, अतिरंज खेड़ा का संबंध किस काल से है, सर्वाधिक अस्त्र शस्त्र कहाँ मिले हैं, किस धातु के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखा है कि इसमें 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की अवधारणा भी प्रचलित हो चुकी थी। भागवत संप्रदाय यानी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ संप्रदाय, अवतारवाद अर्थात राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, ऐसे सिद्धांतों का भी बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में जहाँ ऋग्वैदिक काल में महादेव का वर्णन नहीं मिलता, वहाँ उत्तर वैदिक काल में महादेव या पशुपति का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में रुद्र या पूषण पशुओं का रक्षक देवता के नाम से जाना जाता था, और क्षुद्रों के देवता माने गए हैं रुद्र, जिसे हम भगवान शिव कहते हैं या महादेव कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंत तक जिस एकेश्वरवादी विचारधारा का उदय हुआ वह इस युग में समाप्त हो गई। उत्तर वैदिक काल में अंधविश्वास का जन्म हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में कुछ तत्व चिंतक जन्मे जिनके नाम है प्रवाहण, जैविली, अश्वपति, जनक व याज्ञवल्क। तत्व चिंतक का मतलब है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जो हर चिंतन पर अपना विचार स्पष्ट करे वो है तत्व चिंतक। देखिए वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 प्रकार से है। कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों से संबंधित चारों वर्णों का जो उदय हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इस काल में वर्णों का भेद बढ़ते बढ़ते जाति के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी जो जिस वर्ण का था वो उसको उसकी जाति में ही मान लिया गया। अर्थात उत्तर वैदिक काल वो है जिसमें जाति प्रथा का या वर्णों का आधार जन्म मान लिया गया। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेघ यज्ञ सर्वाधिक जटिल व सबसे महत्वपूर्ण और चक्रवर्ती सम्राट घोषित होने वाला यज्ञ मान लिया गया। उत्तर वैदिक काल में ही परिवार पैतृक व संयुक्त होते थे, और उत्तर वैदिक काल में गौहंता अतिथि को कहते थे, गेस्ट को गौहंता कहते थे उत्तर वैदिक काल में। मैं कुछ प्रश्न आपके और बता रहा हूं।
आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा गया है। यदि आपने पाठ बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ा है तो आप बिना ही विकल्प के उत्तर दे सकते हैं, और जब तक पढ़ाई अच्छी ना माने, जब तक कि आप अपने प्रश्न का उत्तर विकल्प से यदि आप देते हैं, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में, आपके अध्ययन में कुछ ना कुछ कमजोरी रह गई है। अच्छा अध्ययन वही है जब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए और प्रश्न पूछने के बाद आप उसका उत्तर दे सकें, जैसे कि इंटरव्यूज में होता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, वो टाइम आप हमें बताएं। सही उत्तर है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ये पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब ये हमारा सबसे पहला पेज था। इसके बाद में हम आपको बता दें कि कुछ दो महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे। या फिर यूं पूछूं कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो आप मुझे बताएं कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, या उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को हम किस नाम से जानते थे। याद करें तो आप समझेंगे कि उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को हम श्रमण के नाम से जानते हैं, जबकि वैदिक गणित जो कि कक्षा 10 में 9 में चल रही है, उस वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शूल्ब सूत्र। इस प्रकार से मैंने यहाँ क्वेश्चनों को बनाया है। कृपया करके मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ना कोचिंग की फीस, ना बोझिल वस्तुओं का भार। जुड़ गए आज सारे हिंदुस्तानी इंटेलिजेंट क्लासेज के साथ। सब्सक्राइब करें मित्रों, शैलेश इंटेलिजेंट क्लास। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।